नमस्कार। समसामयिक विषयों पर राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं वैभव राज शुक्ला। पल भर में हर तरफ तबाही मचा देने वाला चक्रवाती तूफान जब भी अपना सर उठाता है तो उसके बाद की स्थिति बेहद भयावह हो जाती है। जानमाल के भारी नुकसान के साथ ही हर तरफ बर्बादी और तबाही का मंजर ही नजर आता है। ऐसे में इससे निपटना एक बड़ी चुनौती होती है। भारत का पूर्वी तट इन दिनों ऐसे ही भयावह चक्रवाती तूफान फानी की आशंका से जूझ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ फानी तूफान धीरे धीरे भीषण चक्रवाती तूफान का रूप लेता जा रहा है। हालांकि इसके बारे में पहले से पता चल जाने से इस तूफान से बचने की तैयारियां भी जोरों पर हैं। मौसम विभाग समेत एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन भी इस तूफान से निपटने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अधिकारियों से सभी जरूरी कदम उठाने को कहा है। आज विशेष में बात करेंगे चक्रवाती तूफान फानी के बारे में। साथ ही जानेंगे कि चक्रवाती तूफान क्या होता है और ये कैसे आता है। इसके अलावा ये भी जानेंगे कि अलग अलग तूफानों को अलग अलग नाम कैसे दिए जाते हैं। इसके साथ ही बात करेंगे चक्रवात से बचने की तैयारियों पर। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। चक्रवाती तूफान फानी को देखते हुए देश के पूर्वी तट पर सतर्कता बरती जा रही है। चक्रवाती तूफान फानी मंगलवार तक बेहद भीषण रूप ले सकता है। इसे आंध्र प्रदेश, केरल, उड़ीसा, तमिलनाडु में तेज बारिश होने का अनुमान है। मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की चेतावनी जारी कर दी गई है। एनडीआरएफ और कोस्ट गार्ड की टीम को हाई अलर्ट पर रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवाती तूफान से निपटने के लिए अधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री के निर्देश पर कैबिनेट सचिव पीके सिन्हा ने स्थिति के निपटने के लिए तटवर्ती राज्यों तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में तैयारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा की। भारत का पूर्वी तट एक बार फिर से चक्रवाती तूफान की आशंका से घिर गया है। इस चक्रवाती तूफान का नाम है फानी। फानी चक्रवाती तूफान धीरे धीरे विकराल रूप धारण करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। मंगलवार तक इसके बेहद भीषण चक्रवाती तूफान में तब्दील होने के आसार हैं। बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान फानी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ उत्तर दिशा की ओर बढ़ गया है। फानी एक साइक्लोनिक स्टॉर्म है। अभी इसका विंड स्पीड 50 से 95 दैट इज 85 to 95 किलोमीटर्स पर आवर है। हमारी उम्मीद है कि ये धीरे धीरे उत्तर पश्चिम दिशा पे गति करेगा और इंटेंसिफिकेशन होकर कल एक वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म में परिणत होगा। 1 तारीख से ये इसका दिशा का परिवर्तन होगा और उत्तर पूर्व दिशा में गति करके ओडिशा कोस्ट की तरफ ये मूव करेगा। फानी तूफान के भीषण रूप लेने से उत्तर भारत में मौसम का मिजाज बिगड़ सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व और उसके आसपास के क्षेत्रों में 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही तेज हवाएं 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार भी पकड़ सकती हैं। मंगलवार की सुबह से हवा की रफ्तार बढ़कर 120 से 145 किलोमीटर प्रति घंटे होने की आशंका है। 1 मई की शाम से बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम और पास के पश्चिम मध्य क्षेत्र और तमिलनाडु के पूर्वी हिस्से, पुदुचेरी और आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तटवर्ती क्षेत्रों में 160 से 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। फानी 1 मई की शाम तक उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ते हुए बाद में धीरे धीरे उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुड़ जाएगा। कई इलाकों में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। तूफान के प्रभाव से केरल में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम और कुछ स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। तटीय तमिलनाडु और दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। 2 मई को आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय इलाकों और ओडिशा के दक्षिणी तटीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। ओडिशा के तटवर्ती इलाकों और उससे सटे आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटवर्ती जिलों में 3 मई को तेज से बहुत तेज बारिश हो सकती है।
पश्चिम बंगाल के तटवर्ती जिलों में भी 3 मई से कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने श्रीलंका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पुदुचेरी के मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी है। मछुआरों को ओडिशा के तटवर्ती इलाकों से भी दूरी बनाए रखने को कहा गया है। इसका अभी जो मेन इम्पैक्ट है वो सी एरिया में है। सी कंडीशन हाई टू वेरी हाई है। दैट मीन्स जो समुद्र के लहर है बहुत ऊंचाई पर है, जो कि बोट्स, स्मॉल शिप्स वगैरह के लिए खतरनाक हो सकता है। इसीलिए जो फिशरमैन है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल कोस्ट में और अंडमान निकोबार आइलैंड्स पे, हम सभी को ये सतर्क सूचना जारी किए हैं कि वो सभी समुद्र के अंदर नहीं जाना चाहिए। जो समुद्र में है वो सभी वापस आ जाना चाहिए। इसके साथ साथ कोस्टल उड़ीसा और जो एडजनिंग एरियाज ऑफ नॉर्थ आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल कोस्ट में हम 3 तारीख को लगभग सभी जगह पर बारिश होने के साथ साथ कुछ इलाके में हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल होने का भी उम्मीद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चक्रवाती तूफान से पैदा होने वाले हालात पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने अधिकारियों को चक्रवात से प्रभावित राज्यों में निवारक उपाय करने और नागरिकों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवाती तूफान फानी से प्रभावित राज्यों की सरकारों के साथ मिलकर काम करने का आग्रह किया है और सभी की सुरक्षा के लिए प्रार्थना की। प्रधानमंत्री ने कैबिनेट सचिव से कहा है कि स्थिति का जायजा लेने के लिए बारीकी से निगरानी की जाए और अंतर्राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति की बैठक बुलाने का निर्देश भी प्रधानमंत्री ने दिया है। एनडीआरएफ और इंडियन कोस्ट गार्ड को हाई अलर्ट पर रखा गया है। भारतीय मौसम विभाग भी सभी संबंधित राज्यों को पूर्वानुमान के साथ हर 3 घंटे में नवीनतम जानकारी जारी कर रहा है और लगातार गृह मंत्रालय, राज्य सरकारों और केंद्रीय एजेंसियों के संपर्क में है। हम लोगों को 48 आवर से ज़्यादा के अंतराल का हम लोगों को पहले अलर्ट मिल जाता है आईएमडी से या अन्य एजेंसी से, तो हमको ये स्कोप मिल जाता है कि हम लोगों को इवैक्यूएट कर सकें। और ये कोऑर्डिनेशन एनडीआरएफ, लोकल एसडीआरएफ, लोकल जो स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ होती हैं उनके समन्वय के साथ होता है। और मुझे कहते हुए खुशी है कि ये समन्वय काफ़ी बेहतर होता जा रहा है दिन ब दिन। और हम लोग जैसे फ़नी के मामले में हम लोग ऑलरेडी प्री पोजिशनिंग कर चुके हैं और स्टेट से ये भी मांग रहे हैं कि और कहीं प्री पोजिशनिंग करने की ज़रूरत है या नहीं। तो प्री पोजिशनिंग होने के चलते इवैक्यूएशन टाइम पर होगा और इवैक्यूएशन टाइम पर होगा तो जान माल का नुकसान भी कम से कम होगा। हालांकि मौसम विभाग ने तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश पर चक्रवात से गंभीर नुकसान होने की बात से इनकार किया है। इस बात की संभावना है कि ओडिशा में तूफान से ज्यादा परेशानी हो सकती है। किसी भी हालात से निपटने के लिए बाढ़ आश्रय स्थल को तैयार कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पल भर में सब कुछ तबाह कर देने वाले तूफान और चक्रवात बार बार लोगों को डराते रहते हैं, कभी पूरब तो कभी पश्चिम। कभी भी ये खौफ का दूसरा नाम बनकर तबाही मचा जाते हैं। लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि तूफान और चक्रवात आते कैसे हैं। आइए जानते हैं चक्रवाती तूफान के बारे में। सैकड़ों किलोमीटर प्रति घंटा से चलती हवा, पलक झपकते ही तबाही का भयानक मंजर और शहर दर शहर पसरती भयानक त्रासदी। तबाही का ये मंजर बताता है कि चक्रवात किस कदर भयानक हो सकता है। दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां चक्रवाती तूफान ने तबाही न मचाई हो। गोल गोल अंदर की तरफ घूमती हवा इतनी तेज रफ्तार से आगे की तरफ बढ़ती है कि अपने चपेट में आने वाली हर चीज को पल भर में जमींदोज कर देती है। पृथ्वी के दोनों गोलार्धों में चक्रवात के मामले देखे जाते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में ये तूफानी बवंडर घड़ी की सुई की दिशा में घूमता है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा बदल जाती है। यहाँ पर ये घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घूमता है। दोनों गोलार्धों के चक्रवातों में यही बुनियादी फर्क है। उत्तरी गोलार्ध में इसे हरिकेन और टाइफून समेत कई नामों से जाना जाता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में इन गर्म हवाओं को चक्रवात के नाम से जाना जाता है।
चक्रवात एक लो प्रेशर सिस्टम है जो सी एरिया में डेवलप होता है और इसमें विंड एंटी क्लॉकवाइज सेंटर की चारों तरफ रोटेट करता है और विंड स्पीड मिनिमम 62 किलोमीटर पर आवर होता है। ये जो चक्रवात होता है ये बहुत सारे कारण की वजह से होता है। कुछ ऐसे फेवरेबल सी कंडीशन है, जैसे सी सरफेस टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए और जो अपर लेयर ऑफ ओशन है उसका ओशन हीट कंटेंट भी ज़्यादा होना चाहिए। जहां तक चक्रवाती तूफानों के पैदा होने की बात है तो ये कोरियोलिस इफेक्ट की वजह से पैदा होते हैं, जिसका संबंध पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने से है। भूमध्य रेखा के नजदीक जहां समुद्र का पानी गर्म होकर 26 डिग्री सेल्सियस या उससे भी अधिक हो जाता है, इन चक्रवातों के उद्गम स्थल माने जाते हैं। दरअसल सूरज की तपिश से जब हवा गर्म होकर ऊपर उठती है तो वायुमंडल में वहां कम दबाव का क्षेत्र बन जाता है। इस खाली जगह को भरने के लिए नम हवाएं काफी तेज गति से आती हैं और गोल गोल घूमकर कई बार चक्रवात में तब्दील हो जाती हैं। चक्रवात के केंद्र में सबसे कम वायु दाब का क्षेत्र होता है और यही वजह है कि हवाओं की गति की दिशा अंदर की ओर होती है और उस कम वायु दाब के क्षेत्र को भरने के लिए वायुमंडल की हवा सैकड़ों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अंदर आती है। ये हवाएं बहुत ही तेजी के साथ प्रभावित क्षेत्र के चारों तरफ घूमकर घने बादलों और बिजली कड़कने के साथ ही मूसलाधार बारिश करती है। कभी कभी तो तेज घूमती ये हवाएं हजारों किलोमीटर के दायरे में चलती हैं। ज्यादातर चक्रवात विषुवत रेखा के आसपास उष्णकटिबंध के क्षेत्र में आता है, हालांकि कई दफा ये ठंडे क्षेत्रों में भी दस्तक देता है। मेट्रोलॉजिकल परिप्रेक्ष्य है, मेट्रोलॉजिकल एंगल है, उसके आधार पर बेसिक एक साइक्लोन को साइक्लोनिक स्टॉर्म की संज्ञा दी जाती है। CS कहते हैं साइक्लोनिक स्टॉर्म। उससे अगर बढ़ने लगता है तो वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, उससे ज़्यादा होता है तो वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, और जब 150 से 200 किलोमीटर पर आवर पर चलने लगती है हवाएं तो उसको एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म कहा जाता है। इसको अगर फ़नी के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो फ़नी जो है ये अंदाज़ किया जा रहा है कि किसी वक्त वो एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म में भी परिवर्तित हो सकता है। फिलहाल वो सीवियर से वेरी सीवियर के बीच में अभी है। तूफानों की हवा की गति और क्षति के आधार पर अलग अलग श्रेणियों में बांटा जाता है। श्रेणी 1 में वैसे तूफानों को रखा जाता है जिनकी गति 90 से 125 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, जबकि श्रेणी 2 वाले तूफानों में हवा की गति 125 से 164 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। तीसरी श्रेणी में तूफानों की हवा की रफ्तार 165 से 224 किलोमीटर प्रति घंटा की होती है। वहीं चौथी श्रेणी के चक्रवातों में हवा की गति 225 से 279 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, जबकि पांचवी श्रेणी जो सबसे खतरनाक होती है, इसमें प्रति घंटे 280 किलोमीटर से अधिक हवा की रफ्तार होती है। चक्रवाती तूफानों में एक खास बात ये होती है कि इसके गोल गोल घूमते हुए बवंडर का केंद्र शांत होता है, जिसे चक्रवात की आंख यानी आई ऑफ द स्टॉर्म कहा जाता है। टाइफून, हरिकेन और साइक्लोन ये तीनों ही भारी बारिश करने वाले चक्रवाती तूफान हैं, लेकिन भूगोल के आधार पर ये तूफान एक दूसरे से अलग होते हैं और इनके अपने अपने इलाके होते हैं। प्रशांत महासागर में टाइफून और अटलांटिक महासागर में हरिकेन और टॉर्नेडो तूफान आते हैं। इनमें खतरनाक हाई टाइड आते हैं और आसपास के इलाके डूब जाते हैं। नॉर्थ इंडियन ओशन पे ये चक्रवाती तूफान को डिफरेंट कैटेगरी पे विंड स्पीड के आधार पर डिवाइड किया गया है। जब विंड स्पीड लगभग 60 से 90 किलोमीटर प्रति घंटा होता है, इसको हम साइक्लोन स्टॉर्म बोलते हैं। जब 90 to 120 किलोमीटर प्रति घंटा होता है, इसको सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म बोलते हैं। जब 120 से 160 किलोमीटर प्रति घंटा होता है, इसको वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म, और 160 से जब 220 किलोमीटर प्रति घंटा होता है, इसको एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म, और 220 किलोमीटर से ज़्यादा होने से किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा होने से इसको सुपर साइक्लोन स्टॉर्म हम बोलते हैं। सिर्फ पृथ्वी ही नहीं, पृथ्वी से बाहर की भी कई तस्वीरें अब सैटेलाइट्स में कैद हो रही हैं, जहां चक्रवात आते रहते हैं। चंद्रमा के अलावा कई ग्रहों पर भी चक्रवात के मामले देखे गए।
जुपिटर पर तो सदियों से चल रहे चक्रवाती तूफान ने तो करीब करीब स्थायी रूप ले लिया है। आंख के आकार का दिखने के चलते खगोल शास्त्री इसे विजार्ड आई के नाम से भी जानते हैं। आकाश पोपली और भरत सिंह दिवाकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। चक्रवाती तूफानों के नाम सुनकर अक्सर एक सवाल सबके मन में आता है कि इन तूफानों को अलग अलग नाम कैसे दिए जाते हैं और उनके नामकरण की आखिर जरूरत क्या है। आइए जानते हैं कैसे दिए जाते हैं तूफानों के नाम। भारत का पूर्वी तट बंगाल की खाड़ी में उठे जिस चक्रवाती तूफान से इन दिनों डरा हुआ है, उसे इस बार फानी नाम दिया गया है और यह फानी नाम बांग्लादेश ने दिया है। दरअसल हर साल दुनिया भर में औसतन 80 बड़े समुद्री तूफान उठते हैं। ये तूफान अपने पीछे भारी तबाही के साथ साथ अपने नाम की दहशत भी छोड़ जाते हैं। सालों साल लोगों के दिलों में इन तूफानों का खौफ कायम रहता है और लोग इनका नाम भुलाए नहीं भूलते। इन तूफानों में अंतर करने के लिए अलग अलग नाम देना जरूरी है। विश्व मौसम संगठन यानी WMO और संयुक्त राष्ट्र एशिया प्रशांत आर्थिक और सामाजिक कमीशन यानी ESCAP मिलकर चक्रवाती तूफानों का नामकरण करते हैं, लेकिन ये नाम ऐसे ही नहीं रख दिए जाते। इसके लिए बाकायदा एक प्रक्रिया है। जो नामकरण हुआ है वो बांग्लादेश से उत्पन्न हुआ है और वहाँ बांग्लादेशी जो बंगाली है उसमें उसको फोनी की संज्ञा दी गई है, जिसको फिर हिंदी या अंग्रेज़ी में FANI फानी में परिवर्तित कर दिया गया है। लेकिन जो मूल इसका नामकरण है वो बांग्लादेश से हुआ है। समुद्री चक्रवाती तूफानों के नामकरण की परंपरा ऑस्ट्रेलिया से शुरू हुई। हालांकि शुरुआत में तूफानों के नाम मन मर्जी से रखे गए, लेकिन समय के साथ इसके लिए बाकायदा नियम तय किए गए। दरअसल मौसम विज्ञानी चाहते थे कि तूफान से होने वाले खतरे के बारे में लोगों को जल्द से जल्द आगाह किया जाए। इसके लिए आम लोगों तक आसानी से संदेश पहुंचाने की चुनौती भी थी। उस वक्त माना गया कि संख्या या तकनीकी शब्दों के मुकाबले लोगों के लिए नाम याद रखना आसान होगा। ये है कि हमारा यहाँ तूफान बनने का 2 सीजन होता है। एक प्री मानसून सीजन अप्रैल टू जून और एक पोस्ट मानसून सीजन अक्टूबर टू दिसंबर। जैसे कि दूसरा से ओशन बेसिन में एक ही सीजन होता है। हमारा ये जो ओशन बेसिन है ये 2 भाग में डिवाइडेड है। एक बे ऑफ बंगाल है और एक अरेबियन सी है, वो दोनों छोटा छोटा है। जो बे ऑफ बंगाल बेसिन है वो एक कोनिकल शेप होता है। इसी की वजह से जब नॉर्दर्न पार्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल में कोई साइक्लोन लैंडफॉल करता है, स्टॉर्म सर्ज रिलेटिवली ज़्यादा होता है। सो वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा स्टॉर्म सर्ज कोई साइक्लोन के साथ जो हुआ है इन द पास्ट, वो बे ऑफ बंगाल साइक्लोन के साथ रिकॉर्ड हुआ है। 19वीं सदी की शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया में चक्रवातों के नाम भ्रष्ट राजनेताओं के नाम पर रखे गए। 1953 से तूफानों को बाकायदा महिलाओं वाले नाम दिए जाने लगे, लेकिन महिला अधिकारवादियों की आपत्ति के बाद 1979 में तूफानों के नाम की सूची में पुरुषों के नाम भी शामिल किए गए। इसके लिए बाकायदा सभी देशों से नाम मंगाए गए। इसके बाद तूफानों के नाम के 6 सेट तैयार किए गए। इन नामों को रोटेशन के आधार पर इस्तेमाल किया जाता है। इनमें भी जो तूफान भारी तबाही मचाते हैं उनके नाम को लिस्ट से हटा दिया जाता है ताकि इनकी अलग पहचान बनी रहे। अटलांटिका महासागर में उठने वाले तूफानों के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के A से लेकर W तक के नाम रखे जाते हैं। इस तरह के 21 नामों वाले 6 सालाना सेट बनाए गए हैं जो क्रम से इस्तेमाल किए जाते हैं। इनमें भी Q, U, X, Y और J वाले नामों को नहीं लिया गया है। तूफान के आने के क्रम में उनका नाम रखा जाता है। साल के पहले तूफान का नाम अगर एरलिन होगा तो आखिरी तूफान का नाम विल्मा हो सकता है। एक साल में अगर 21 से ज्यादा तूफान आ जाएं, तो ग्रीक वर्णमाला के अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा जैसे शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। WMO एस्केप फानेल एक संस्था है। वो संस्था में अभी 13 कंट्री है। पहले 8 कंट्री थे। वो 8 कंट्री 8 नाम दिए हैं। ऐसे टोटल 64 नेम्स है। वो 64 नेम्स को कंट्री का नाम का अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इसको अरेंज करके रखे हैं। और जब कोई साइक्लोन डेवलप होता है, RSMC न्यू दिल्ली वो लिस्ट से कंट्री का अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से नाम पिकअप करके साइक्लोन का नामित करता है।
अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में आने वाले तूफानों के लिए नाम देने की जिम्मेदारी 8 उत्तरी समुद्री देशों की है। इनमें भारत के अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव, ओमान और थाईलैंड शामिल हैं। हर देश 8-8 नाम सुझाता है। जैसे ही चक्रवात इन 8 देशों के किसी हिस्से में पहुंचता है, सूची में से उपलब्ध पहला नाम रख लिया जाता है। इनमें से किसी भी नाम को दोहराया नहीं जाता। आस्था कुलश्रेष्ठा और आकाश पोपली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मौसम विभाग ने चक्रवाती तूफान फानी को लेकर चेतावनी जारी कर दी है। मौसम विभाग ने तटों पर मछुआरों को जाने से मना कर दिया है। वहीं सुरक्षा और राहत एजेंसियां भी अलर्ट पर हैं। तूफान की सूचना मिलते ही उससे निपटने की तैयारियां भी शुरू हो जाती हैं। बीते सालों में भारत में तूफानों का पता लगाने और उससे निपटने की तैयारियों में काफ़ी तरक्की हुई है। आइए देखते हैं तूफान का पता लगाने से लेकर उससे निपटने की तैयारियों पर यह खास रिपोर्ट। भारत में चक्रवात या तूफान अक्सर सुनाई देने वाला नाम है। दरअसल भारत 3 तरफ से सागर से घिरा हुआ है। सुदूर दक्षिण में हिंद महासागर, पश्चिम की तरफ अरब और पूरब में बंगाल की खाड़ी। भारत में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर ही ज्यादातर तूफानों के स्रोत हैं। लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप से निकलने वाले तूफान दुनिया के दूसरे हिस्सों के बाकी तूफानों से काफी अलग हैं। दरअसल भारतीय उपमहाद्वीप में तूफानों के 2 मौसम हैं। पहला प्री मॉनसून मौसम यानी अप्रैल से मई और दूसरा पोस्ट मॉनसून यानी अक्टूबर से दिसंबर के बीच। दुनिया में हर साल आने वाले तूफानों में से महज 5 से 6% तूफान इन्हीं इलाकों से आते हैं। इसके बावजूद नुकसान के मामले में भारतीय उपमहाद्वीप से उठे तूफानों को ज्यादा घातक माना जाता है। यही वजह है कि भारत में तूफान की छोटी से छोटी चेतावनी को नजरअंदाज नहीं किया जाता और तमाम सरकारी और गैर सरकारी एजेंसियों का ध्यान दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम सागरों में होने वाली हर हलचल पर होता है। 1999 में बंगाल की खाड़ी में उठे शक्तिशाली तूफान में ओडिशा में भयानक तबाही मचाई। उस दौरान 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। उस वक्त भारतीय एजेंसियों के पास तूफानों की सटीक भविष्यवाणी और उससे निपटने के उपायों से जुड़े संसाधनों का खासा अभाव था। लेकिन बीते 1.5 दशक में इसमें काफी तरक्की हुई। मौसम से जुड़ी तमाम हलचलों के पूर्वानुमान का बड़ा जिम्मा इस वक्त भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD के पास है। IMD ने बीते सालों में इस दिशा में कई उपलब्धियां हासिल की। प्रतिकूल मौसमी घटनाएं जैसे चक्रवात, मॉनसून में बारिश, लू और भारी बारिश के पूर्वानुमान लगातार सुधर रहे हैं। 2013 में आया फैलिन चक्रवात हो या 2014 में हुदहुद, IMD ने चक्रवातों के पूर्वानुमान की सही जानकारी जुटाकर जानमाल के नुकसान को काफी सीमित करने में कामयाबी हासिल की। देखिए, तकनीकी एडवांस के साथ साथ जो पूर्वानुमान है वो बहुत समय रहते अब मिल रहा है। पहले हो सकता है 24 घंटे पहले भी मिल जाता था तो बहुत सही माना जाता था। अब 48 से 72 घंटे पहले भी पूर्वानुमान मिल जाता है, अलर्ट मिल जाता है। वो एक बहुत बड़ा एसेट है। जब आपको इतना समय मिल जाता है, लीड टाइम आपको इतना मिल जाता है, तो आपके लिए जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो लेना बड़ा आसान हो जाता है। तो इसलिए जब हमको हमारे कंट्रोल रूम में भी मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान मिल जाता है समय रहते, तो हम लोग इमीडिएटली स्टेट्स को अलर्ट करते हैं, स्टेट के साथ समन्वय करते हैं और इवैक्यूएशन का काम करते हैं। जैसे साइक्लोन में इवैक्यूएशन बहुत मायने रखता है। समय रहते इवैक्यूएशन हो जाए और लोग अपनी घरों से ऊंची जगह पर चले जाएं, कुछ जो आप अपनी ज़रूरत के सामान हैं वो लेते हुए चले जाएं, तो उनका पूरा बचाव हो जाता है और फिर नुकसान नहीं के बराबर होता है। भारत ने मौसम के पूर्वानुमान के लिए अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भी काफी तरक्की की। 2013 में फैलिन तूफान के वक्त भारतीय उपग्रह ओशियनसैट 2 की मदद से IMD ने चक्रवात के पूरे रास्ते का अध्ययन कर करीब 12 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों में पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। हालांकि आज भी ज्यादातर मौसम पूर्वानुमानों के लिए हमें नासा के ISS रैपिड स्कैट पर निर्भर रहना पड़ता है। लेकिन अब इसरो स्कैटसैट 1 के जरिए भारत को मौसम पूर्वानुमान के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए तैयार है। इसके अलावा जानकारों का मानना है कि चक्रवातों के पूर्वानुमान में और तेजी और सटीकता आने वाले समय में आएगी।
पूर्वानुमान प्रणाली को विकसित करने के साथ ही भारत में चेतावनी जारी करने के तंत्र पर खासा काम हुआ है। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल ने बड़ी भूमिका निभाई। 1999 में पारादीप तूफान के वक्त पूरे भारत में 20 लाख मोबाइल उपभोक्ता ही थे, जबकि 2016 में दूरसंचार सेवाएं देश की 82% आबादी की जद में पहुंच चुकी है। इसके चलते सूचनाएं और चेतावनी देने में एजेंसियों को ज्यादा सहूलियत हो रही है और चक्रवातों से होने वाला नुकसान लगातार कम हो रहा है। साथ ही केंद्र और राज्य की तमाम मौसम एजेंसियां स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर काम कर रही हैं। 2017 में ओखी तूफान के चलते 39 लोगों की मौत हो गई थी और 167 मछुआरे लापता हुए थे, लेकिन जानकारी की वजह से गुजरात के तटों को नुकसान से बचाया गया था। 2018 में मौसम विभाग की तरफ से जारी बुलेटिन में कहा गया कि गाजा नाम का चक्रवात चेन्नई के उत्तर पूर्व में करीब 860 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है और वो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। इस जानकारी की वजह से हजारों जानें बचा ली गई। 2018 में ही ओडिशा में तितली तूफान के 18 घंटे के भीतर भीषण रूप धारण करने की भविष्यवाणी मौसम विभाग ने की थी, जो सही निकली। 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं को लेकर ओडिशा सरकार ने सुरक्षा और राहत एजेंसियों को अलर्ट पर रखा था। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना और अर्धसैनिक बलों के साथ ही स्वयंसेवी संस्थाएं पूरी तालमेल के साथ लाखों लोगों को राहत और बचाव काम में शानदार काम कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आज के विशेष में इतना ही। उम्मीद है आपको विशेष का ये अंक पसंद आया होगा। आप ये हमारा कार्यक्रम YouTube पर भी देख सकते हैं, जहां में आपकी प्रतिक्रियाओं का बेसब्री से इंतजार रहता है। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए राज्यसभा टेलीविजन के साथ। नमस्कार।